स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम संजना है। मैं एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी थी, मगर सिर्फ तब तक जब तक वह इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं आया था। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा की कंपनी में काम करने वाले एक मामूली से वर्कर का बेटा था। जब मैं 6 साल की थी और वो 4 साल का मेरे घर में आया था, मुझे उससे बहुत नफ़रत थी। मैं उस समय बहुत मासूम थी, कुछ जानती भी नहीं थी कि मेरी मम्मी की गोद में जो बच्चा है वो उनका अपना नहीं है और ना ही यह मेरे परिवार का हिस्सा है, बल्कि मेरे मम्मी पापा सारा ध्यान मुझ पर ही दिया करते थे। लेकिन जिस दिन से वो हमारे घर में आया था, मेरे मम्मी पापा ने उसको प्यार करना शुरू कर दिया था। जैसे अपनी बेटी को तो वो लोग भूल ही गए थे। घर में जो भी चीज़ खाने की आती थी सबसे पहले उसे दी जाती थी। यह एहसास मुझे धीरे धीरे तब होने लगा था जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और मेरे अंदर समझ आती गई। उसका नाम सुमित था। वो मेरे पापा की कंपनी में काम करने वाले एक मामूली से वर्कर का बेटा था। ना जाने मेरे पापा उस वर्कर के बेटे को हमारे घर क्यों लेकर आ गए थे। मैं जितना अपने मम्मी पापा के साथ खेलती थी, वो लोग जितना मुझे टाइम दिया करते थे, अब मेरा सारा टाइम बट गया था। वो मेरे ही घर में रहने लगा था, मेरा रूम शेयर करने लगा था। मेरे मम्मी पापा मुझे समझाते थे कि इसके साथ अपना रूम शेयर किया करो, मगर मुझ जैसी मासूम और नादान लड़की के दिल में उस समय गुस्से की आग भड़क रही थी। मुझे सुमित बहुत बुरा लगता था क्योंकि उसने मेरे घर में आते ही मेरे सारे हक छीन लिए थे और उन पर खुद कब्जा करके बैठ गया था। पापा ने सुमित का एडमिशन भी मेरे ही स्कूल में करवा दिया था, जबकि मैं एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी। वो गरीब मामूली से एक वर्कर का बेटा मेरे ही स्कूल में पढ़ने लगा था और पापा जब भी घर आते, कोई खाने पीने का सामान लेकर आते, तो वो अब मेरी पसंद का नहीं बल्कि सुमित की पसंद का आने लगा था। मैं जो हमेशा हंसी खेलती रहती थी, सुमित के आ जाने से मुझे हमेशा गुस्सा आता रहता था। मेरा बिहेवियर बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। न जाने बचपन में ही मेरे अंदर इतना गुस्सा कैसे भर गया था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं घमंडी लड़की बनती चली गई। मेरा नेचर हर किसी को पसंद नहीं आता था क्योंकि मैं किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि घर के नौकरों को भी मैं गरीब समझती थी और उनसे कभी भी मैंने ढंग से बात नहीं की थी। सुमित जो बचपन से ही मेरे करीब आने की कोशिश करता था, मैं उसे डांट दिया करती थी और खुद से दूर कर लेती थी। मेरे मम्मी पापा मुझे डांटते थे, कहते थे कि सुमित भी इस घर का हिस्सा है, अब वो हमारे साथ रहता है, इसलिए तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना होगा। मगर मैं ऐसे कैसे उसे एक्सेप्ट कर सकती थी। उसने मेरी ख्वाहिशों पर अपना हक जमा लिया था। मेरे ही घर में आकर उसने मेरे ही पेरेंट्स का प्यार ले लिया था। मैं तो जैसे अपने पेरेंट्स के लिए बिल्कुल अनजान बन गई थी। फिर जब मैं बड़ी हुई तब मुझे समझ आया कि मेरे मम्मी पापा सुमित से ज़्यादा प्यार क्यों करने लगे थे। मैं समझ चुकी थी और फिर मुझे अपने मम्मी पापा भी बुरे लगने लगे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे मम्मी पापा के पास कोई बेटा नहीं था और उनके यहाँ तो बेटी पैदा हुई थी जो कि मैं थी। वैसे भी आज के ज़माने में लोग बेटियों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, उनके लिए बेटे ज़्यादा मायने रखते हैं। यही वजह रही होगी कि मेरे पापा ने अपने वर्कर से सुमित को गोद ले लिया और उसकी परवरिश करने लगे ताकि उसे इस घर में जगह दे सके और अपना नाम दे सके। मगर हैरानी वाली बात यह थी कि सुमित का पिता कितना लालची इंसान था जिसने अपनी ही औलाद को दूसरे इंसान के हवाले कर दिया था। मैं इसकी भी वजह जान गई थी। आखिर मैं जवान हो गई थी, समझदार हो गई थी, इस बात का मतलब अच्छी तरह से समझ सकती थी। ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये अमीर लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और तब तक उनके पीछे पड़े रहते हैं जब तक अमीर लोग अपनी मेहरबानी उन पर ना करते रहें। ये लोग चाहते हैं कि अमीर लोग गरीब लोगों पर इतने एहसान करें कि उन्हें अपने घर तक में जगह दे दें। ऐसा ही मेरे पापा ने भी सुमित के साथ किया था। उन्होंने उस पर इतने एहसान किए थे कि उसे अपने घर में जगह दी थी, उसे पिता बनकर पाला पोसा था। मैं जानती थी कि गरीब लोग गरीब ही होते हैं, एक न एक दिन सुमित अपना रूप मेरे पेरेंट्स को दिखाएगा ज़रूर। मगर मैं अपने मम्मी पापा से अगर सुमित के बारे में कुछ भी गलत बोलती थी तो वो लोग उल्टा मुझे ही डांट दिया करते थे। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि ये मेरा घर है।
मुझे तो बचपन से ही यह एहसास कराया गया था कि सुमित के आने के बाद वो घर मेरा नहीं बल्कि सुमित का ज़्यादा हो गया है। मैं बड़ी हो चुकी थी और मेरी उम्र के साथ साथ मेरे दिल में सुमित के लिए गुस्सा और नफ़रत और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं कॉलेज जाती थी, सुमित भी मेरे साथ ही कॉलेज जाता था। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि सुमित हमारे घर में कैसे आया और मैं कई बार अपने मम्मी पापा से लड़ाई झगड़े में ये बात कह चुकी थी कि ये आपके वर्कर का बेटा है, इसे प्लीज़ हमारे घर से निकाल दें। ये हमारे घर में रहने के काबिल नहीं है। ये घर मेरा है और इस घर की हर चीज़ पर मेरा हक है। लेकिन आप लोगों ने बचपन से ही हर चीज़ का बंटवारा कर दिया, सिर्फ और सिर्फ सुमित के आ जाने से। मेरी ये बात सुनकर मेरी मम्मी को ज़्यादा हर्ट नहीं होता था, मगर पापा को बहुत हर्ट होता था। पापा कहते थे, अगर तुम उसकी सच्चाई जानती हो तो हर बार तुम ये शब्द अपने मुंह से क्यों निकालती हो? तुम जानती हो कि वो बेचारा अगर ये सारी बातें सुनेगा तो कितना सैड हो जाएगा। वो भी हमारे घर में रहता है और हमारा फैमिली मेम्बर है। तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। मगर मैं तो सिर पकड़कर बैठ गई थी कि जो सच्चाई है वो कभी झुटलाई नहीं जा सकती। वो आपका बेटा नहीं है, इसलिए मैं उसको कभी भी इस घर का मेंबर नहीं मान सकती। मेरे इस बात पर पापा ने मुझे अपनी कसम दी थी और कहा था कि इस राज को प्लीज़ राज ही रहने दो। अगर तुम जानती हो कि वो एक मामूली से वर्कर का बेटा है और उसे मैं अपने घर में लेकर आया हूँ तो प्लीज़ ये बात उसके सामने कभी मत करना, क्योंकि वो हम दोनों पति पत्नी को अपना माता पिता मानता है और तुम्हें एक दोस्त की तरह ट्रीट करता है। हमेशा तुम्हारे साथ वो रहा है, मगर तुमने हमेशा उसे खुद से दूर किया। अगर तुम उससे दूर रहती हो तो दूर रहो, उससे नफ़रत करना चाहती हो तो नफ़रत करो, लेकिन प्लीज़ उसकी सच्चाई ना तो उसके सामने लेकर आओ और ना किसी और के सामने लेकर आना। मैंने पापा से कहा, पापा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। मैं तो सबको बताऊँगी कि एक गरीब इंसान का बेटा हमारे घर में कैसे मौज मस्ती के साथ रह रहा है। भगवान हर किसी की किस्मत अगर इसके जैसी कर दे तो इस दुनिया में गरीब लोग बचेंगे ही नहीं। और मैं इसको भी रियलाइज़ करा कर ही रहूँगी कि इसकी असलियत क्या है। मेरे पापा ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि भगवान के लिए ऐसा मत करो संजना, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो और धीमी आवाज़ में बात करो। अगर ये बात सुमित को पता चल गई तो वो बेचारा बहुत उदास हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि उसे पता चले हम उसके सगे माता पिता नहीं हैं। मेरी मम्मी भी मेरे आगे रोने लगी थी। उन्होंने कहा, देखो ना, मुझे भगवान ने सिर्फ एक बेटी दी थी और बचपन में ही तुम्हारे पापा सुमित को भी हमारे घर ले आए थे। तुम्हारे पैदा होने के बाद मैं कभी माँ नहीं बन सकी, फिर भगवान ने सुमित को हमारे घर भेज दिया और इस तरह मेरा बेटा भी मुझे मिल गया और बेटी भी। मेरे पास दो दो बच्चे हो गए। मगर सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम उस समय भले ही छोटी थी, लेकिन ये बात जान गई थी कि सुमित हमारा बेटा नहीं है। तुम इस बात का फ़ायदा उठाती हो संजना। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। तुम उसकी हकीकत किसी को मत बताना। अगर वो किसी गरीब इंसान का बेटा है तो क्या हुआ, है तो अच्छा इंसान ना। उसकी परवरिश तो हमने ही की है जिस तरह तुम्हारी की है, मगर देखो कि वो हमारी परवाह तुमसे ज़्यादा करता है। मेरे पापा कहने लगे कि प्लीज़ बेटा, सुमित के सामने कभी ऐसी वैसी बात मत करना। कई बार तुम लड़ाई झगड़े में उसके बारे में सब कुछ बोल चुकी हो। हमने उसे बड़ी मुश्किल से समझाया है कि वो तुमसे नाराज़ रहती है, चिड़चिड़ी हो गई है। पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वो ऐसी बातें करती है। वो बेचारा खामोशी से इस बात को मान लेता है, कोई सवाल जवाब नहीं करता। मेरे पापा ने झट से मेरा हाथ लेकर अपने सर पर रख दिया था और कहने लगे कि तुम मेरी कसम खाओ कि तुम कभी भी सुमित की सच्चाई ना उसके सामने लेकर आओगी और ना ही किसी और के सामने। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे हटाना चाहा तो पापा ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अपने पापा का मरा हुआ मुंह देखोगी। तुम्हें कसम है मेरी, तुम सुमित की सच्चाई सिर्फ अपने दिल में रखोगी। ना चाहते हुए भी मुझे अपने पापा की इस कसम को एक्सेप्ट करना पड़ गया था और फिर मैं आज तक उनकी इस कसम को निभा रही हूँ। ना तो कभी मैं उसकी सच्चाई सबके सामने खोल कर रख पाई हूँ और ना ही मैं ये बात किसी और को बता सकी हूँ। मैं जानती थी अगर मैंने कभी भी सीरियस होकर ये बात सुमित से कही
और उसे यकीन दिलाया कि तुम मेरे पापा के पैसों पर ही ये ज़िंदगी गुजार रहे हो, वरना तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं है। ये सब सुनकर वो खामोशी से हमारा घर छोड़कर चला जाएगा और मैं फिर सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी और मेरे मम्मी पापा भी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी से ही प्यार करेंगे। मगर ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मेरे पापा मुझे कसम दे चुके थे और फिर मुझे उनकी कसम का मान रखना पड़ गया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और मुझे अपने घर में सुमित को बर्दाश्त करना होता था। जब मैं 17 साल की थी तब अपने मम्मी पापा से बहस कर करके मैंने अपना रूम तो अलग करवा लिया था, क्योंकि मेरी मम्मी को भी यही सही लगा था और उन्होंने पापा से कहा था कि अब दोनों बच्चे जवान हो गए हैं, इसलिए दोनों का एक रूम में रहना ठीक नहीं है, वरना इससे पहले तो मुझे सुमित को अपने रूम में भी बर्दाश्त करना पड़ता था। सुमित पढ़ाई में बहुत अच्छा था, जबकि मैं गुस्से और चिड़चिड़ेपन की वजह से अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। मैंने कॉलेज में काफ़ी सारे फ्रेंड भी बनाए हुए थे। मेरे फ्रेंड जब घर आते थे और वही सारे फ्रेंड सुमित के भी थे। जब मेरे फ्रेंड घर आते थे तो सुमित हमें ज्वाइन करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं उसे साफ इनकार कर देती थी। मेरी फ्रेंड आई हुई हैं, तुम्हें उनके सामने आने की ज़रूरत नहीं है। सुमित से मैं जैसा कहती थी वो बेचारा वैसा ही कर लिया करता था। यहाँ तक कि मैं उसे गुस्से में कभी उल्टा सीधा भी बोल देती थी तो वो सब कुछ हंसकर टाल दिया करता था और कहता था कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मगर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त ज़रूर मानोगी। सुमित का नेचर और बिहेवियर इतना मजाकिया टाइप का था कि जो भी उससे बातचीत करता था उसकी हंसी निकल जाती थी और वो खुश हो जाता था। उससे मिलने के बाद लोग उससे कहते थे कि तुम बहुत ही मजाक करने वाले इंसान हो, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता था। मैं उसके मजाक को सिर्फ फ्लर्ट ही समझती थी। मुझे उसकी सारी हरकतें चीप लगती थी। मेरी ज़िंदगी इसी तरह से नॉर्मल गुजर रही थी जब एक दिन मेरे पापा की कार का एक्सीडेंट हो गया था। कार ड्राइवर ही चला रहा था, मगर दोनों गाड़ियों की टक्कर हो जाने की वजह से ड्राइवर और मेरे पापा दोनों की ही मौके पर मौत हो गई थी। ये हादसा हमारे लिए बहुत दर्दनाक था। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। मेरे दिल में बहुत दुख भर गया था। सुमित भी पापा के लिए बहुत परेशान था और उस दिन पहली बार मैंने सुमित को रोते हुए देखा था। मैं जानती थी कि भले ही मेरे पापा उसके सगे पापा नहीं हैं, मगर उसने मेरे पापा को ही अपना सगा पिता समझा था। यह तो एक ऐसा सच था जो कि सिर्फ मैं और मेरी फैमिली जानती थी। सुमित तो नहीं जानता था। पापा की मौत से हम सब लोग टूट कर रह गए थे। पापा के मरने के बाद से मम्मी तो जैसे बीमार ही रहने लगी थी। हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मेरे पापा जब जिंदा थे तो वो वैसे भी यही चाहते थे कि सुमित की स्टडी कंप्लीट हो जाए तो वो मेरे पापा का बिजनेस संभालने लगे, लेकिन अब मम्मी ने उसे ये हक पापा के मरने के बाद फ़ौरन ही दे दिया था। उन्होंने सुमित से कहा था कि अब तुम्हें अपने पापा का बिजनेस संभालना है। सुमित ने मेरी मम्मी को भरोसा दिलाया था कि वो मेरे पापा के बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। मगर मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि इस घर में सब कुछ कानूनी तौर पर मेरा था। मैंने भी तो हायर स्टडी की हुई थी। मैं भी तो अपने पापा का बिजनेस संभाल सकती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने सब कुछ सुमित के हवाले कर दिया था। इस बात पर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया था। सुमित ने घर में हर फैसला लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब वह घर का बड़ा बन चुका था, क्योंकि अब वो मेरे पापा की जगह आ चुका था। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा था कि वो इस घर में मेरे पापा की जगह नहीं ले सकता। मैंने मम्मी से कहा था, मम्मी आप ये सब क्या कर रही हो? आपने सुमित को पापा का बिजनेस संभालने के लिए उसे परमिशन क्यों दी? हाँ, ये बात सही है कि वो पापा के ऑफिस में जॉब कर सकता है, मगर वो पापा के ऑफिस में उनकी जगह पर नहीं बैठ सकता। उनकी जगह सिर्फ मेरे लिए है। मम्मी ने अचानक मेरी इस बात पर मुझे बहुत डांट दिया और कहने लगी कि तुम खामोश हो जाओ। तुमसे किसने कहा कि तुम इस मैटर में बोलो? वैसे भी एक न एक दिन तुम्हें शादी करके यहाँ से चले जाना है। तुम अपने ससुराल में हक जमाना। मैं मम्मी से गुस्सा हो गई थी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई थी। अगले दिन जब मैं सोकर उठी और मम्मी के कमरे में गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि मेरी मम्मी को खून की उल्टी आ रही थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। घर के सारे नौकर और सुमित भी दौड़ता हुआ मम्मी के कमरे में आ गया था और कहने लगा कि क्या हुआ संजना, क्यों चिल्ला रही हो? तो फिर मैंने सबको मम्मी की हालत दिखाई। सुमित को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि सुमित ने मेरी मम्मी को गोद में उठा लिया था और वो उन्हें लेकर अस्पताल चला गया।
मैं इस बात पर अफसोस कर रही थी कि मुझे भी अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था, या फिर मेरे पास तो मोबाइल भी था, मुझे डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए थी। जैसे ही सुमित आया, मेरी मम्मी को अस्पताल ले गया, मेरे अंदर इतनी अकल ही नहीं थी कि मुझे शोर मचाने के बजाय मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। अब ज़रूर ये क्रेडिट भी सुमित को ही दिया जाएगा कि उसने मम्मी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा दिया। दूसरे ड्राइवर के साथ मैं भी अस्पताल पहुंच गई थी और वहां जाने के बाद डॉक्टर ने हमें एक ऐसी बात बताई थी जिससे सुनकर होश उड़ गए थे। डॉक्टर ने बताया था कि आपकी मम्मी को कैंसर की बीमारी है और उनकी ये बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। मेरी और सुमित की आंखों में ये सुनकर आंसू आ गए थे। मैंने तो रोना शुरू कर दिया था। सुमित मुझे तसल्ली देने लगा कि खामोश हो जाओ संजना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं मम्मी की जान बचा लूँगा। मैं अपनी मम्मी के लिए बुरी तरह से रो रही थी। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद हम लोग घर आ गए थे। मम्मी ने अपनी रिपोर्ट पढ़ ली थी, क्योंकि सारी रिपोर्ट उनके सामने थी, इसलिए उनको पता चल गया था कि उन्हें क्या बीमारी है। मैं सब कुछ छोड़कर अपनी मम्मी की सेवा में लग गई थी। मम्मी मुझे बहुत प्यार कर रही थी, कह रही थी कि तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, मगर तुम परेशान मत होना, मैं कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं होने दूंगी। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हो, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मम्मी कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम तो जानती हो कि मुझे कौन सी बीमारी है, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि इस बीमारी का पेशेंट कभी भी ठीक नहीं होता। भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी कि मेरी बेटी का फ्यूचर ब्राइट रहे, मेरी बेटी आने वाले समय में हमेशा खुश रहे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सुमित भी कमरे में आ गया। मम्मी ने कहा कि अरे सुमित बेटा, तुम भी आओ ना, मेरे पास आकर बैठो, मैं तुमसे भी कुछ बात करना चाहती हूँ। सुमित को देखते ही अचानक मेरे अच्छे खासे मूड की बैंड बज गई थी। सुमित मम्मी के लिए जूस लेकर आया था और कहने लगा, मम्मी आपको ये ज़रूर पीना होगा, आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। मम्मी कहने लगी कि अरे बेटा, तुम लोग हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, तो फिर मुझे अपना ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है। सुमित हंसने लगा और मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि संजना, तुम भी मम्मी की कोई सेवा कर लो, कब से यहाँ बैठी हुई हो। ये बात सुनते ही मैं चिढ़ गई थी और मैंने मम्मी से कहा, मम्मी इसको बोलो खामोश रहे, क्योंकि मम्मी जानती थी कि मैं सुमित से बहुत चिढ़ती हूँ और मुझे उसकी हंसी मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी ने उसे हंसते हुए कहा कि बेटा खामोश हो जाओ, मेरी बेटी को तंग मत करो। इस तरह उन दोनों ने ये बात हंसकर टाल दी थी, जबकि मेरा मूड ख़राब हो गया था। मम्मी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, संजना बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे ज़रा सुमित से कुछ बात करनी है। मैं खटक गई और मैंने मम्मी से कहा, अच्छा आपको सुमित से क्या बात करनी है और मैं कमरे से बाहर क्यों जाऊं? मम्मी कहने लगी, बेटा मुझे सुमित से कुछ पर्सनल बात करनी है। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सुमित को बताई जाएगी और मुझे नहीं। सुमित कहने लगा कि देखो मम्मी, आपकी बेटी बड़ी ही बहस करती है। मम्मी कहने लगी कि बेटा बहस मत करो, थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में चली जाओ, जैसे ही हम दोनों की बात ख़त्म होती है मैं तुम्हें यहाँ आवाज़ लगाकर बुला लूँगी। मैं सुमित को घूरने लगी थी और खामोश हो गई थी, और फिर मम्मी की इतनी जिद करने पर मैं खामोशी से वहाँ से उठकर दरवाजे तक आ गई थी। मगर मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये दोनों आपस में क्या बात करना चाहते हैं। मैं कमरे से तो बाहर निकल आई थी, लेकिन अपने कमरे में नहीं गई थी। दरवाजे के पीछे छुपकर ही उन दोनों की बातें सुनने लगी थी। आखिर मैं भी तो सुनूं कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। मेरी मम्मी खड़ी हुई और अलमारी की तरफ जाने लगी और उन्होंने एक सीडी निकालकर सुमित को दी और कहा कि बेटा तुम इस सीडी को देख लेना, और ये एक लेटर है, इस लेटर को पढ़ लेना और इसमें जो कुछ भी लिखा है इसके मुताबिक तुम मेरी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करना। सुमित चौंकते हुए मम्मी से कहने लगा, मम्मी ये सीडी और लेटर इसमें क्या है? मम्मी कहने लगी, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तब तुम इसको देखना, अभी नहीं। तुम मुझसे वादा करो कि तुम इन दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ को अभी नहीं देखोगे। मैं तुम्हें ये पहले ही इसलिए दे रही हूँ कि क्या पता मैं इस दुनिया से कब चली जाऊँ और मुझे ये तुम्हें देने का मौका मिले भी या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए गलत नहीं बनना चाहती। अब तुम अपने कमरे में जा सकते हो बेटा। सुमित ने कन्फ्यूज़ होते हुए वो दोनों ही चीज़ें अपने हाथ में पकड़ ली थी और वो चलता हुआ दरवाजे की तरफ आ रहा था।
मैं उसे आता हुआ देखकर फ़ौरन वहाँ से पलटकर अपने कमरे में आ गई थी, ताकि उसे शक ना हो कि मैं अभी भी वहाँ पर खड़ी हुई हूँ और उन दोनों की बातें सुन रही थी। मगर मैं ये सोच रही थी कि उस सीडी और लेटर में क्या है जो मम्मी ने सुमित को दिया। अगले दिन हमारे घर पर मेहमान आ गए थे और मेरे दिमाग से ये बात पूरी तरह से निकल चुकी थी। मैंने फिर उस पर ध्यान देने की कोशिश भी नहीं की थी। मुझे लगा कि शायद मम्मी ने पापा के ही कोई काम का सामान सुमित को दिया होगा और फिर मेरे चाचा चाची और उनकी पूरी फैमिली हमारे घर पर आई थी। उनकी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके साथ मेरा अच्छा टाइम गुजरता था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे जब एक दिन मम्मी की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। हम लोग उनको हॉस्पिटल लेकर गए। 2 दिन तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। शायद उनकी इतनी ही ज़िंदगी लिखी हुई थी। मम्मी के मर जाने पर मैं और सुमित बुरी तरह से रोए थे। अब इस घर में मैं और सुमित ही रह गए थे। सुमित तो सुबह को ऑफिस जाता था और रात को आता था। सुमित का बिहेवियर जितना मजाक करने वाला था वह पूरी तरह से बदल गया था। वो बहुत सीरियस रहने लगा था। उसे मेरे मम्मी पापा की कमी बहुत खलती थी। वो मेरे साथ भी अब ना कोई बात करता था, ना ही कोई मजाक और ना ही कोई बदतमीजी। पहले तो वो मुझे किसी न किसी बात पर छेड़ता रहता था, जिसकी वजह से मुझे उससे और ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन अब वो पूरी तरह से खामोश रहने लगा था। मैं उसकी इस खामोशी का मतलब यही समझी थी कि उसे मेरे मम्मी पापा की मौत का बहुत दुख है। उसे यही लग रहा है कि पहले पापा इस दुनिया से चले गए और अब मम्मी भी नहीं रही। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर चली गई थी, क्योंकि मैं भी अब घर में अकेली रह रहकर बोर हो गई थी। मैं जब उसके घर से अपने घर आई तो देखा कि हमारे घर में चहल पहल हो रही थी। ये सब देखकर मैं हैरान हो गई थी कि पंडित जी भी बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे घर में किसी की शादी हो रही है। मैंने सुमित से कहा, सुमित ये सब क्या हो रहा है? तो वो कहने लगा कि तुम आ गई, मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैंने कहा, क्या बात करनी है? जो भी बात है वो यही बताओ। तो वह कहने लगा कि तुम बहुत ज़िद्दी हो संजना, प्लीज़ मेरे साथ चलो, ये वक्त बहस करने का नहीं है। वो ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे में ले गया और कहने लगा कि देखो संजना, मरने से पहले मम्मी ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारी शादी करवाना चाहती है, लेकिन फिर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके मरने के बाद मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे एक काम सौंप दिया था, वो था तुम्हारी शादी करवाना। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी बेटी की शादी खुद करवानी है। मैं इस जिम्मेदारी से फ्री होना चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हारी शादी एक न एक दिन तो होनी ही है। इस तरह मैं अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊँगा। मैंने मम्मी को भरोसा दिलाया था कि मैं जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा दूँगा। अब मम्मी भी इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मैं तुम्हारी शादी में ज़्यादा समय नहीं लगा सकता। मैं जानता हूँ तुम ज़िद्दी हो, तुम्हें मेरी ये बात बुरी लग रही होगी, मगर तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा होगा कि तुम शादी करने के लिए जल्दी ही मान जाओ। इससे मम्मी की आत्मा को शांति मिलेगी। सुमित की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये बात सही थी कि मेरी मम्मी मेरी शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि एक बार मैंने उनको नौकरानी से भी कहते हुए सुना था कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं गहरी सोच में जा चुकी थी और फिर सुमित ने हिलाकर मुझे होश दिलाया और कहने लगा कि तुम तैयार होना शादी करने के लिए। मैं इमोशनल हो गई और मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, लेकिन मेरी शादी किससे करवा रहे हो? तो वो कहने लगा, बस ये समझ लो मेरे हिसाब से लड़का बहुत अच्छा है। शायद उसे तुम्हारी मम्मी ने ही पसंद किया था, लेकिन मैं तुम्हें उस लड़के से नहीं मिला सकता। तुम शादी के बाद ही उससे मिल सकती हो। मैं कहने लगी कि तुम मेरे साथ कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो मुझसे? सुमित कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो संजना, मैं तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड कैसे करूँगा? मैं तुम्हारी और अपनी दोनों की मरी हुई माँ की कसम खाता हूँ कि उस लड़के को तुम्हारी मम्मी ही तुम्हारे लिए पसंद करके गई थी। सुमित की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि वो मेरी मम्मी की कसम ऐसे ही नहीं खा सकता था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब सुमित ने कहा कि तुम्हारी शादी आज ही होगी तो मैं अचानक चौंक गई थी। मैंने कहा, इतनी जल्दी मेरी शादी? तो वो कहने लगा, हाँ, मैं तुम्हारे मुँह से शादी के लिए हाँ सुनना चाहता हूँ। आज का ही मुहूर्त तुम्हारी शादी के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हारी शादी आज ही होनी है और इसी वजह से मैंने घर में तैयारी भी शुरू कर दी है। सुमित की बात सुनकर मैं कंफ्यूज हो गई थी।
वो कहने लगा कि अब ज़्यादा सोच विचार मत करो। अगर अपनी माँ की आत्मा को शांति पहुँचाना चाहती हो तो तुम्हें ये सब करना होगा। सुमित ने पार्लर वाली को घर बुला लिया था और कुछ मेहमान थे जो हमारे घर में आए हुए थे। पार्लर वाली ने मुझे अच्छी तरह से तैयार कर दिया। मेरे मुंह पर एक लंबा सा घूंघट डाल दिया गया था और फिर मुझे मंडप के बीच में बैठा दिया गया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और इस तरह मेरी शादी किसके साथ हुई थी मैं ये नहीं देख पाई थी क्योंकि मेरा चेहरा ढका हुआ था। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हो रही थी कि मेरी विदाई क्यों नहीं हुई थी। मेरी शादी होते ही वहाँ के सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। मुझे अभी भी मेरा घूंघट खोलने की परमिशन नहीं थी। नौकरानी मुझे कमरे में लेकर आ गई। मैंने जब कमरे में जाकर अपना घूंघट उठाया तो ये देखा कि ये कमरा तो सुमित का है। मुझे अभी कमरे में आए हुए 5 मिनट ही गुजरे थे कि पीछे से सुमित भी आ गया। नौकरानी जा चुकी थी। सुमित कहने लगा कि खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ, तुम्हारा ही घर है। मैंने उसे हैरान होते हुए शब्दों में कहा कि मेरी शादी किसके साथ करवाई है तुमने, मेरा पति कहाँ है। सुमित कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो संजना, मैं जानता हूँ कि मैं आगे जो कहने वाला हूँ वो तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुँचाने वाला है। दरअसल तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है और अब हम दोनों पति पत्नी हैं। सुमित की ये बात सुनकर तो मैं चौंक गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं रही हूँ। सुमित मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ और मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी नहीं की है। मम्मी चाहती थी कि हम दोनों की ही शादी हो जाए। उन्हें ऐसा लगता था कि तुम किसी और घर जाओगी तो वहाँ ना जाने तुम्हारे साथ क्या होगा, कैसा बर्ताव किया जाएगा, तुम्हें कैसा पति मिलेगा, वो तुम्हें खुश रखेगा भी या नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा था कि वो तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा देंगी, मगर ऐसा नहीं हो सका और वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन तुम्हारी मम्मी ये लेटर तुम्हारे लिए छोड़ गई है, इसे पढ़ लेना। ये कहकर सुमित कमरे से बाहर चला गया था, जबकि मैं खड़े खड़े पत्थर बन गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मेरे साथ ये क्या हो गया है। जिस इंसान से मैं बचपन से नफरत करती हूँ, आज उस इंसान के साथ मेरी शादी हो गई। मैंने वो लेटर खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। उस लेटर में लिखा हुआ था, मेरी प्यारी बेटी संजना, ये लेटर मैं तुम्हारे लिए सुमित को दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये लेटर तुम्हें शादी की पहली रात मिले। मैं जानती हूँ कि बचपन से ही तुम्हारी सुमित से नहीं बनती, लेकिन उससे शादी करके प्लीज़ खुश रहना, वो बहुत अच्छा है। मुझे हमेशा तुम्हारी फ़िक्र लगी रहती थी। ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी और सुमित की शादी हो जाए, तुम्हें अपने घर से अलग ना रहना पड़े, क्योंकि सुमित से ज़्यादा ख्याल तुम्हारा कोई भी नहीं रख सकता। मैं और तुम्हारे पापा सुमित पर बहुत भरोसा करते हैं और तुम्हें भी उस पर भरोसा करना होगा। अपने मम्मी पापा के फैसले का मान रखना। सुमित के साथ शादी करके हमारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देना, ताकि मैं मरूं तो मेरी आत्मा को तुम्हारी शादी के बाद शांति मिल सके। इस लेटर को पढ़ने के बाद मैं न जाने कितने घंटे तक रोती रही थी, मगर मैंने सोच लिया था कि मेरी शादी तो जैसे तैसे सुमित के साथ हो गई है, लेकिन मैं उसे अपना पति एक्सेप्ट नहीं करूँगी। उसने मेरे घर पर, मेरे मम्मी पापा पर, यहाँ तक कि मेरे घर की हर एक चीज़ पर अपना हक जमा लिया था, मगर उसका हक मुझ पर बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ दिनों के बाद सुमित से डिवोर्स मांग लूँगी। सुमित पूरी तरह से बदल गया था। उसने अपने कमरे में आना छोड़ दिया था क्योंकि वो जानता था कि मैं इस कमरे में हूँ। सिर्फ वो एक बार ही अपने कमरे में आया था और अपने सारे कपड़े निकाल कर दूसरे कमरे में रख दिए थे। वो ज़्यादातर ऑफिस में ही रहता था, रात को देर से घर आता था। मुझे सुमित से और ज़्यादा नफरत होने लगी थी। मुझे लगता था कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे मम्मी पापा की ख्वाहिश के खातिर इसने मेरा इस्तेमाल किया। अगर मुझे पता होता कि मेरी शादी उसके साथ हो रही है तो मैं अपने मम्मी पापा की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करती। मगर सुमित मुझे पाने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो तो पहले से भी ज़्यादा अफसोस में रहता था। उसके चेहरे की हंसी तो जैसे गायब ही हो गई थी। वो ज़्यादातर ऑफिस में ही रहता था और मैं सारा दिन घर में रहकर इस अफसोस में रहती थी कि मेरी शादी सुमित के साथ क्यों हो गई, और बस मैं ये सोचती रहती थी कि मैं किस तरह सुमित से डिवोर्स की मांग करूं। वो मुझे डिवोर्स देकर आज़ाद कर दें और फिर उसके बाद वो जिस मर्ज़ी से चाहे शादी करे और मैं भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी के साथ शादी करके अपना घर बसा लूँगी। मगर मैं उसके साथ नहीं रह सकती। एक दिन मैंने सुमित की अलमारी किसी काम के लिए खोली थी, जब अचानक मेरी नज़र एक पैकेट पर गई। मैंने उसे खोल कर देखा तो उसके अंदर एक सीडी थी और ये वही सीडी थी जो मम्मी ने एक दिन सुमित को दी थी।
और उसके साथ मम्मी ने उसे वो लेटर भी दिया था। मुझे याद आया कि लेटर इस सीडी के साथ नहीं है। इसका मतलब वो लेटर वही होगा जो शादी की रात मुझे सुमित ने दिया था, जो मम्मी के हाथ से लिखा हुआ था। लेटर में तो मुझे पता चल गया था कि उसमें क्या लिखा हुआ था, लेकिन सीडी के अंदर क्या था ये मुझे जानना था। सुमित घर में नहीं था, इसलिए मैंने अपने लैपटॉप पर सीडी को प्ले किया। प्ले करते ही उसमें एक आदमी नजर आया और पीछे की जगह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अस्पताल में मौजूद है। वो बहुत बीमार नजर आ रहा था और रोते हुए कह रहा था कि मनीष, तुम जानते हो कि मैं बीमार हूँ और मेरी पत्नी मेरे बेटे के जन्म के समय ही इस दुनिया से जा चुकी है। मैं इतना बीमार हो चुका हूँ कि मैं इस दुनिया से जल्दी ही जाने वाला हूँ। मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हें भी तो भगवान ने कोई बेटा नहीं दिया। बेटी हो जाने के बाद तुम्हारी पत्नी बांझ हो गई, कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकी और मेरा तो शहर में कोई रिश्तेदार भी नहीं है पैसों की वजह से। मेरे वैसे तो बहुत सारे अपने लोग हैं, मगर मैं जानता हूँ कि मुसीबत के समय कोई साथ नहीं देता। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है। बस मुझ पर एक मेहरबानी और कर देना। मेरा बेटा सुमित, जो अब 4 साल का हो चुका है, बेचारा अपनी माँ के मरने के बाद नौकरों के हाथों में रहा है। मैंने तो अपने बिजनेस पर ही ध्यान दिया, मगर अब जब इस दुनिया से जाने का मेरा समय करीब आ गया है तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बेटे को मैं वो प्यार नहीं दे सका जो एक पिता को देना चाहिए था। लेकिन मैंने अपने बेटे का भविष्य सुधारने के लिए सोचा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को अपने घर ले जाना, उसकी परवरिश करना, उसे अच्छा इंसान बनाना। मैं तुम पर अपना बेटा बोझ बनाकर नहीं जाऊँगा। मैंने रहने के लिए जो तुम्हें अपना बंगला दिया है वो इसी दिन के लिए दिया है कि तुम्हारी भी बेटी है, तुम अपनी बेटी और पत्नी के साथ उसमें सुकून से रहो और फिर मेरा बेटा अपने ही घर में तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने अपना सारा बिजनेस तुम्हारे नाम कर दिया और उसमें यह भी वसीयत कर दी है कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे मरने के बाद मेरे बेटे की हो जाएगी। ये सब कुछ तुम्हारा है और मेरे बेटे का है। मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना और मेरी हर चीज़ को अपनी समझना। मैं जानता हूँ मेरा बेटा मासूम है। मेरे मरने के बाद अगर तुम उसे पिता जैसा प्यार दोगे तो वो तुम्हें ही अपना पिता समझने लगेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना और प्लीज़ किसी को ये मत बताना कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। उसे हमेशा यही बताना कि तुम उसके पिता हो, वरना उसे बहुत एहसास होगा। और अगर तुम्हें मेरे बेटे की सच्चाई बताना ठीक लगे तो तुम उसे वक्त आने पर बता देना, बल्कि तुम उसे मेरी ये वीडियो दे देना। वो खुद मेरी वीडियो देखकर समझ जाएगा। मैं तुम्हारी कंपनी का बॉस हूँ और तुम मेरे वर्कर हो, मगर मैं कंपनी में भी सबसे ज़्यादा भरोसा तुम पर ही किया करता था। तुम्हारी तो बात ही अलग है, इसलिए मैंने इतना बड़ा फैसला किया क्योंकि तुम एक ईमानदार और भरोसेमंद इंसान हो। ये बात कहकर वो इंसान फूट फूट कर रो रहा था और फिर उसके बाद वीडियो पूरी हो गई थी, मगर मेरे होश उड़ चुके थे कि ये सब कुछ जो भी था वो सब सुमित का था और सुमित शहर के उस बिजनेसमैन का बेटा था जिसकी कंपनी में मेरे पापा काम किया करते थे। इसका मतलब ये था कि ये सब कुछ मेरे पापा का नहीं बल्कि सुमित और उसके पापा का था। उन्होंने मेरे पापा पर एहसान किया था। उनको ये सब कुछ इसलिए दिया था ताकि वो सारी ज़िंदगी सुमित की परवरिश कर सके, और एक मैं थी जो सारी ज़िंदगी सुमित को एक मामूली इंसान समझती रही थी। यही वजह थी कि मम्मी ने उसे अपने मरने से पहले उसके पापा की सारी सच्चाई उसके हवाले कर दी थी। इसका मतलब यही था कि सुमित ने मेरी किसी भी चीज़ पर अपना हक नहीं जमाया था, बल्कि ये सब कुछ तो उसका ही था। मैं ही उसके घर की हिस्सेदार बनी बैठी थी। मेरे मम्मी पापा ने उसकी परवरिश इसलिए की थी क्योंकि उसके पापा मेरे पापा पर बहुत भरोसा करते थे, और फिर सुमित के आने के बाद हमारे घर के हालात बदल गए थे। सुमित के पापा ने पहले ही ये सोचा हुआ था कि उन्हें आने वाले समय में अपने बेटे को मेरी मम्मी पापा के हवाले कर देना है, इसलिए उन्होंने उनकी गरीबी भरी ज़िंदगी को धीरे धीरे पहले से ही दूर करना शुरू कर दिया था। और फिर जब सही समय आया तो उन्हें सब कुछ बता दिया और अपना बेटा उनके हवाले कर दिया और खुद इस दुनिया से चले गए। दरअसल सुमित के पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे और इसी वजह से उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी। वो बिजनेस पर तो ध्यान देते थे, मगर साथ ही साथ उन्होंने ड्रिंक इतना करना शुरू कर दिया था कि उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान देना छोड़ दिया था और अपने बेटे के बारे में भी सोचना छोड़ दिया था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होगा। मगर फिर जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी मौत करीब आ चुकी है तो उन्हें याद आया कि उन्हें अपने बेटे के भविष्य को सुधारने के लिए
और उनका बेटा इधर उधर ठोकरें ना खाए, इसके लिए कुछ करना ही होगा। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के ईमानदार और भरोसेमंद वर्कर को अपना बेटा सौंप दिया था और अपनी सारी जायदाद भी उसके नाम कर दी थी। और फिर वसीयत में ये भी लिख दिया था कि जब उनका बेटा जवान होगा और कभी उनके दोस्त की मौत हो जाती है तो उसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी सुमित की है। सुमित के पापा ने अपने बेटे के नाम सारी प्रॉपर्टी पहले ही इसलिए नहीं की थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी सुमित के नाम करने के बाद सुमित को मेरे मम्मी पापा के हवाले कर दिया और उन लोगों ने हम दोनों बच्चों में फ़र्क समझा तो क्या होगा। यही सोचकर कि ये सब कुछ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सुमित का है, उनका इसमें कोई हिस्सा नहीं है। अगर उन्होंने कभी उनके बेटे की अच्छी तरह से परवरिश नहीं की तो वो कहाँ जाएगा, उसके साथ क्या होगा। मेरे पापा को ऐसा ना लगे कि सारी ज़िंदगी उसकी परवरिश करने के बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पहले ही मेरे पापा के नाम सब कुछ कर दिया था। और मरने के बाद की वसीयत सुमित के नाम इसलिए की थी क्योंकि सुमित कभी सच्चाई जानने के बाद मेरे मम्मी पापा से अलग होने की कोशिश ना करे। यही सारी सच्चाई थी और मैं कुछ और समझ बैठी थी। मुझे सुमित पर तरस आने लगा था कि वो बेचारा सीढ़ी देख चुका था और सारी सच्चाई जान चुका था, फिर भी उसने मेरी मम्मी की ख्वाहिश को पूरा करने के खातिर मेरे साथ शादी कर ली। और मेरे साथ अभी तक उसने कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने तो अब मुझसे पहले से भी ज़्यादा दूरी बना ली थी। सच में सुमित बहुत अच्छा इंसान था। मुझे उसके बचपन पर तरस आ रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो अमीर पिता का बेटा था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उस बेचारे के माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए। अगर मेरे पापा सुमित को अपने घर में नहीं लाते तो न जाने लोग इस बेचारे मासूम बच्चे का किस तरह से फ़ायदा उठाते। मुझे अपनी सारी गलतियों पर पछतावा होने लगा था। ये सब कुछ जो भी था सब सुमित के पिता की देन थी और मेरी अब तक की जितनी भी लग्जरी लाइफ गुजरी थी वो सब सुमित और उसके पिता की वजह से ही गुजरी थी। जैसा मुझे दिखाई देता था ऐसा कुछ भी नहीं था। कहते हैं ना कि कभी कभी जैसा हमें दिखाई देता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं होता ऐसा होता है। मैंने सोच लिया था कि मैं सुमित से माफ़ी मांग लूँगी। मैंने बचपन से लेकर आज तक उसके साथ जैसा भी बिहेवियर रखा मैं उस सब के लिए उससे खुशी खुशी माफ़ी मांग लूँगी। आज मैं बड़ी बेसब्री से सुमित के घर आने का इंतज़ार कर रही थी। रात को बहुत देर से सुमित घर आया था। मैं उसके आगे जाकर खड़ी हो गई और उसके आगे हाथ जोड़ लिए कहा कि सुमित, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैं वो सीढ़ी भी देख चुकी हूँ जो मम्मी ने तुम्हें दी थी। सुमित ने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया और कहने लगा, तो फिर मैं क्या करूँ, देख ली है तो। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। बचपन से लेकर आज तक मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ जैसा भी रहा वो बहुत गलत था। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुमित कहने लगा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम अपने कमरे में जा सकती हो। मैंने कहा, सुमित तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो इतना हंसी मजाक किया करते थे। सुमित कहने लगा, तुम्हें मेरा हंसी मजाक पसंद नहीं था। मेरे मम्मी पापा ही थे जो मेरी हंसी मजाक को सीरियस लिया करते थे। मेरे मम्मी पापा चले गए तो मेरा हंसी मजाक भी ख़त्म हो गया और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तुम उस कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं आती हो, इसलिए मैंने अपने कमरे के अंदर जाना छोड़ दिया। अगर तुम मुझसे आज़ादी चाहती हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। कल ही जाकर वकील से बात करता हूँ, वो हम दोनों के डिवोर्स के पेपर बना देगा, फिर तुम जिससे चाहे उसके साथ शादी कर लेना। सुमित की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने कमरे में चला गया था और मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोई थी। न जाने क्यों मुझे उससे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं चाहती थी कि मैं उसे डिवोर्स ना लूं, मगर वो खुद अपने मुंह से कह चुका था कि वो मुझे डिवोर्स दे देगा। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि वो मेरे बिहेवियर की वजह से ही ऐसा कह रहा था। अगले दिन वो मेरे लिए डिवोर्स के पेपर ले आया था। उसने उन डिवोर्स के पेपर पर साइन कर दिए थे और कहने लगा कि अब तुम भी साइन कर दो। मैं खड़ी हुई थी और सोच रही थी कि किस तरह मैं डिवोर्स के पेपर पर साइन करूं। मैं साइन करने ही जा रही थी, लेकिन मैंने पेपर उठाकर उनको फाड़ना शुरू कर दिया। मुझे इस तरह करते हुए देखकर सुमित चौंक गया था और कहने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो संजना। मैं जल्दी से उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, प्लीज़ मुझसे अलग मत होना, मैं डिवोर्स नहीं चाहती। क्या तुम मेरी मम्मी की ख्वाहिश को भूल गए हो?
वो चाहती थी कि तुम मेरा ख्याल रखो। वो कहने लगा, डिवोर्स तो मैं तुम्हारे कहने पर ही दे रहा हूँ, मैं तो मम्मी की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। मैंने कहा, इस तरह ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा? सुमित कहने लगा, अगर तुम्हें मुझसे अलग होकर ही खुशी मिलती है तो मैं तुमसे अलग होने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने कहा, सुमित मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जानती थी। मुझे लगता था कि तुम मेरी खुशियों के हिस्सेदार बन गए हो, मगर मुझे नहीं पता था कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो तुम्हारी ही वजह से मिला है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम चाहो तो मुझे सज़ा दे सकते हो, मगर मुझे डिवोर्स देकर खुद से अलग मत करो। सुमित कहने लगा, ठीक है, फिर मैं डंडा लेकर आता हूँ और तुम्हें सज़ा दी जाएगी। ये कहने के बाद सुमित की हंसी छूट गई थी। आज बहुत दिनों बाद मैंने उसे हंसता हुआ देखा था और आज मुझे उसकी हंसी से गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। आज मुझे वो हंसता हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह हम दोनों के बीच मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आज भी मैं शर्मिंदा होती हूँ उन घमंडी लड़कियों पर जो मेरी तरह गरीब लोगों को नहीं समझती। अगर सुमित गरीब भी होता तो भी मैं उससे अलग नहीं होती, क्योंकि मुझे उसके बचपन पर तरस आया था, उसकी दौलत का बंटवारा होने से नहीं। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।